अस्सलाम वालेकुम। CS6 यूरोन मॉड्यूल 205 से 212 तक पढ़ना है। इस वीडियो में अभी तक हम वायर्ड नेटवर्क्स को पढ़ रहे थे, अब हमने वायरलेस स्टार्ट करना है। वो कहते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन जो आपकी फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी में से एक है और इस चीज़ की डिमांड आए दिन बढ़ती जा रही है कि लोग जो है डिवाइसेस को विदाउट केबल्स कनेक्ट करना चाहते हैं। फिर आपकी जो वायरलेस लेंस है इसको आप डिफरेंट प्लेसेस पे देख सकते हैं, लाइक कॉलेज कैंपसेस में, ऑफिस बिल्डिंग्स में, डिफरेंट पब्लिक एरियाज़ में, एयरपोर्ट्स में, कैफ़ेज़ में, पार्क्स में, हर जगह जो है पब्लिक वाईफाई जो है अवेलेबल हैं। ओके, आर्किटेक्चरल कंपैरिजन वायर्ड और वायरलेस का। वायर्ड में ये होता है कि आप फिजिकल केबल्स को यूज़ करते हो, पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, ये वो। वायरलेस में आप रेडियो वेव्स को यूज़ करते हो। फिर वायर्ड में ये होता है कि आपकी जो डिवाइसेस हैं वो फिज़िकली कनेक्ट होती हैं आपके लैन से। वहीं पे जो वायरलेस है उसमें आपकी डिवाइसेस वायरलेसली कनेक्टेड होती हैं एक एक्सेस पॉइंट से। फिर वायर्ड में ये होता है कि आपकी जो वायर्ड लैंस होते हैं वो आइसोलेशन में काम कर सकते हैं। मींस कि अगर वो किसी एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट नहीं भी हैं तो भी वो अपना जो है फंक्शन कर सकते हैं। वहीं पे जो वायरलेस होते हैं वो कहता है कि वायरलेस भी आइसोलेशन इसके सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर उसमें होगा ये कि आपको एक सेंट्रल एक्सेस पॉइंट पे जो है वो रिलाई करना पड़ेगा। वायर्ड में ये होता है कि आपकी जो लेंस है अगर उन्हें इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो आपको फिर एक राउटर या गेटवे की ज़रूरत पड़ती है। उस गेटवे स्विच भी हो सकता है या राउटर ही हो सकता है। वायरलेस में ये होता है कि अगर आपने इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो अगेन आपको एक राउटर ही यूज़ करना पड़ेगा। वायर्ड में ये होता है कि आप जो है वो मोबिलिटी नहीं होती, मीन्स कि यूज़र को फिज़िकली एक जगह पे रहना पड़ता है अगर उसने कनेक्ट रहना है। तो वायरलेस में ये होता है कि आपको मोबिलिटी मिलती है, मीन्स कि यूज़र जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है एक मखसूस रेंज में। ओके, आइसोलेटेड लेंस और वायर्ड और वायरलेस का कंपैरिजन किया हुआ है। वायर्ड में ये होगा कि आपकी सारी जो होस्ट हैं वो एक स्विच से कनेक्टेड होते हैं सेंट्रल कम्युनिकेशन करने के लिए। वहीं पे जो आपको वायरलेस होता है उसमें कोई जो है स्विच या सेंट्रल पॉइंट नहीं होता और इस टाइप के वायरलेस को एड हॉक नेटवर्क कहते हैं जिसमें कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं होता। ओके, अगर आपने इन अपने नेटवर्क्स को वायरलेस हो या वायर्ड हो इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा कि आपको एक राउटर की या गेटवे की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका स्विच है एक गेटवे के थ्रू आपके इंटरनेट से कनेक्टेड है और जो आपका जो आपका वायरलेस है वो भी अगेन एक गेटवे के थ्रू ही इंटरनेट से, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स इंटरनेट, तो इंटरनेट से कनेक्टेड है। लेकिन अब यहाँ पे फिर आपको जो एक्सेस पॉइंट है इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक्सेस पॉइंट अगर नहीं होगा तो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं लेकिन एक्सटर्नल नेटवर्क से जो है कम्युनिकेट नहीं कर सकती। ओके, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं वायरलेस लैन की कि जो इसमें जो मेनली इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अच्छा, सबसे पहले कहता है कि जो आपकी वायरलेस लैंस है उसमें सिग्नल वीक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि वो एयर के थ्रू ट्रैवल कर रहा है और स्पेशली जब वो वॉल्स के थ्रू, फर्नीचर के थ्रू, इन चीज़ों के थ्रू गुजरेगा तो अटेन्यूएशन जो है वो होती है, मीन्स कि सिग्नल वीक हो जाता है। वायर्ड में भी अटेन्यूएशन होती है लेकिन इसके मुकाबले में कम होती है। वायरलेस में फिर वो कहता है कि आपका जो सिग्नल है वो डिस्टर्ब हो सकता है कुछ और डिवाइसेस से, जैसे आपका माइक्रोवेव्स ओवन्स हैं, ब्लूटूथ डिवाइसेस होती हैं, कोर्डलेस फ़ोन्स हैं या आपके इवन के आसपास के जो वाईफाई नेटवर्क्स हैं उनकी वजह से भी। वायर्ड में ये होगा कि आपका जो कि सिग्नल शील्डेड होता है, आपके केबल के अंदर होता है, इस वजह से एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जो है वो बहुत कम उस पर असर करती है। अच्छा, फिर वायरलेस में ये होता है कि आपका एक सिग्नल हो सकता है कि वॉल से या डिफरेंट ऑब्जेक्ट से टकरा के बाउंस कर जाए और डिफरेंट पाथ से आपको वो सेम सिग्नल रिसीव हो जाए। इसको बोलते हैं मल्टी पाथ प्रोपगेशन। तो ये इशू भी आपको वायरलेस में मिलता है। वहीं पे वायर्ड में ये होता है कि चूँकि आपका एक डायरेक्ट फिजिकल पाथ होता है इस वजह से उसमें सिग्नल का रिपीट होना या बाउंस ऑफ करना ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर इन सारी रीज़न की वजह से जो आपके वायरलेस लैंस हैं इनमें एरर्स आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू वायर्ड। ओके, अब एक्सेस कंट्रोल ये है कि आपने चूँकि आपकी मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं वो एक ही मीडियम शेयर कर रही हैं जो कि एयर है, तो उसमें फिर कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल होना चाहिए, कुछ ना कुछ रूल्स होने चाहिए कि डिवाइसेस जो हैं कैसे, मतलब कि एक डिवाइस कितनी देर के लिए कैसे अपने मीडियम को जो है यानी कि एयर को एक्सेस कर रही है डाटा ट्रांसमिशन के लिए। अच्छा, अब हमने दो तरीके इस चीज़ के पढ़े थे, CSMA-CD और CSMA-CA। फिर वो कहता है कि जो आपका CSMA-CD है ये वायरलेस में काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसके 3 रीज़न्स हैं। सबसे पहली रीज़न्स के जो आपके वायरलेस होस्ट हैं, जो आपके एंड डिवाइसेस होती हैं, उनमें इतनी पावर नहीं होती कि वो जो है डाटा भेज भी सकें एट द सेम टाइम और रिसीव भी कर सकें। अब कोलिजन डिटेक्शन में क्या होता है, शॉर्ट से एक उसका रिवीजन के
आपकी एक डिवाइस सेंस करती है मीडियम को, मीन्स के देखती है, डाटा भेजती है, देन अगेन सेंस करती रहती है कि डाटा जा रहा है। डाटा जब उसको पहुंच जाता है डेस्टिनेशन पे, तो फिर उसको एक एक्नॉलेजमेंट आती है, मीन्स कि आपकी जो डिवाइस है एट द सेम टाइम डाटा सेंड भी कर रही है और रिसीव भी कर रही है। वो कहते हैं कि वायरलेस होस्ट में या वायरलेस डिवाइसेस में ये इतनी पावर नहीं होती। उसके बाद एक हिडन स्टेशन प्रॉब्लम होता है। इसमें ये होता है कि आपकी दो वायरलेस डिवाइसेस हैं, हो सकता है कि वो एक दूसरे की रेंज से बाहर हों, और इस वजह से होगा ये क्योंकि वो एक दूसरे को हियर मीन्स कि वो एक दूसरे के सिग्नल्स उन तक नहीं, उनके नहीं पहुंच रहा एक दूसरे तक, तो हो सकता है कि वो सेम टाइम भी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दें, जिसकी वजह से आपको कोलिजन हो सकती है रिसीवर साइड पे। अच्छा, लास्ट रीज़न ये है कि डिस्टेंस जो है वो स्टेशन के दरमियान ज़्यादा हो सकता है। फिर उसकी वजह से क्या होगा, ऑफ कोर्स सिग्नल वीक होगा और उसमें एटेन्यूएशन आ जाएगी, सिग्नल फेडिंग भी इस चीज़ को बोलते हैं। हिडन स्टेशन प्रॉब्लम ऐसे होता है कि लेट्स से आपका बी ने जो है वो मीडियम को सेंस किया, देखा कि फ्री है, तो उसने डाटा भेज दिया। अब चूँकि इस बी के डाटा भेजने की इन्फॉर्मेशन सी को नहीं पहुंची, तो सी को भी मीडियम फ्री ही लगेगा और सी भी हो सकता है कि डाटा स्टार्ट कर दे, तो फिर उससे कोलिजन हो सकती है। और ये है कि सी और बी जो है दोनों एक ही रेंज में है, लेकिन आपस में एक दूसरे की रेंज में नहीं है। ओके, IEEE 822 प्रोजेक्ट हमने पढ़ा था। इसकी एक स्टैंडर्ड या एक वर्जन जो वायरलेस के लिए यूज़ होता है वो 822.11 होता है। अच्छा, 822.11 जो है ये आपका फिजिकल और डाटा लिंक लेयर दोनों को कवर करता है। मींस के आपके जो फिजिकल लेयर पे जो काम होता है, फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, सिग्नल, ये सारी चीज़ें। फिर डाटा लिंक लेयर पे जो सारे काम होता है, एक्सेस कंट्रोल, मैक एड्रेसिंग, ये सारी चीज़ें, उनको भी आपका ये जो 822.11 स्टैंडर्ड है या वर्जन है ये कवर करता है। अच्छा, फिर इसको हम वायरलेस इथरनेट भी बोलते हैं। IEEE 822.11 जो आपका ये प्रोजेक्ट है, इसको वायरलेस इथरनेट भी बोला जाता है। उसके बाद वाईफाई के बारे में बताया कि जो आपको वाईफाई टर्मिनोलॉजीज़ है, आपकी वाईफाई जो टर्मिनोलॉजी है ये शॉर्ट है वायरलेस फिडेलिटी का, और ये एक सिनोनिम है जो कि वायरलेस लैंस के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, आर्किटेक्चर की दो टाइप्स होते हैं वायरलेस में। एक होता है बेसिक सर्विस सेट BSS और एक्सटेंडेड सर्विस सेट। दोनों बड़े आसान हैं। बेसिक सर्विस सेट में ये होता है कि आपका जो है इसमें दो टाइप्स होते हैं, मींस के इंफ्रास्ट्रक्चर BSS और एडॉक। एडॉक हम पहले ही देख चुके हैं, कोई इसमें सेंट्रल पॉइंट या एक्सेस पॉइंट नहीं होता। जो होस्ट हैं या डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं। वहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर BSS में ये होता है कि आपके जो होस्ट हैं वो एक सेंट्रल पॉइंट से वायरलेस है, ये भी वायरलेस ही, लेकिन वायरलेस ही एक एक्सेस पॉइंट या सेंट्रल पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, अब मेन इसका फ़ायदा क्या है या इसमें ना होने का नुकसान ये है कि आपके जो होस्ट हैं या जो आपका पूरा BSS यानी कि नेटवर्क है, ये किसी और नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए से आपको एक्सेस पॉइंट जो वो चाहिए होता है। ओके, फिर इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है, एक्सटेंडेड सर्विस सेट, वो ऐसे होता है कि आप के सारे BSS, डिफरेंट BSS जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, एडॉक वाले नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यहाँ पे आपको अगर शेप याद नहीं तो ये राउटर की शेप होती है, तो ये आपका राउटर देन आपके सर्वर या गेटवे से कनेक्टेड होता है, मींस के इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। अच्छा, इसमें होगा ये कि अगर आपके एक BSS से आपने डाटा भेजें तो आप दूसरे में भेज सकते हो। मेनली इसका फ़ायदा यही होता है। ओके, ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। नो ट्रांजिशन मोबिलिटी का मतलब ये है कि आपकी जो सारी डिवाइसेस हैं, ये स्विच, ये एक्सेस पॉइंट हो गया, ये इनमें से कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो आप फिज़िकली मूव जिनको नहीं कर सकते, तो उनको आप लो ट्रांजिशन मोबिलिटी डिवाइसेस बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद जो BSS ट्रांजिशन मोबिलिटी है, मींस के आपका जो BSS नेटवर्क है उसके अंदर आप जिन डिवाइसेस को फ्रीली मूव कर सकते हो, लाइक जैसे आपके ये एंड डिवाइसेस, लैपटॉप्स हैं, इनको फ्रीली मूव कर सकते हो, तो ये जो है BSS ट्रांजिशन मोबिलिटी। और ASS ट्रांजिशन मोबिलिटी का मतलब ये है कि आप इस पूरे सिस्टम में, जैसे ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या ये जो एक्सेस पॉइंट्स हैं, इनको अगर मूव कर सकते हो, कोई है ऐसे, तो फिर उनको बोलेंगे ASS ट्रांजिशन मोबिलिटी डिवाइसेस। अच्छा, मैक सब लेयर। अब इसमें वायरलेस में ये होता है कि आपकी जो मैक सब लेयर थी, जो डाटा लिंक लेयर की एक सब लेयर थी, उसकी मज़ीद दो सब लेयर्स होती हैं। एक होती है DSF जो कि आपकी डिफ़ॉल्ट है और मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है, और उसके बाद होती है द पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन या PSF। ये आपके ऑप्शनल है और बहुत कम यूज़ होती है। अच्छा, इनको दोनों को जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा, जो आपकी DCF है, इसमें यह होता है कि डिसेंट्रलाइज होती है, मींस कि कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं होता, हर डिवाइस अपनी मर्ज़ी से जो है मीडियम को एक्सेस करती है।
कैसे काम कैसे करता है। CSMA को यूज़ करती है कोलिजन्स को अवॉइड करने के लिए। फिर इसका की फीचर ये है कि हर डिवाइस जो है वो इंडिपेंडेंटली खुद सेंस करती है चैनल को या मीडियम को और ख़ुद ही डिसाइड करती है कि उसने कब डाटा ट्रांसमिट करना है। वहीं पे जो PCF है उसमें यह होता है कि आपका एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, मींस के जो है एक प्राइमरी डिवाइस होगी जो कि अलाउ करती है सेकेंडरी डिवाइसेस को कि कब वो डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे हमने पॉलिंग का सिस्टम पढ़ा था कि एक प्राइमरी डिवाइस, एक जो आपका सर्वर है, वो हर डिवाइस को पूछता है कि किसने डाटा ट्रांसमिट करना है, फिर जो इसने करना होता है वो उसको रिस्पॉन्स करता है। ये आपको बेटर, इसका की फीचर ये है कि आपको बेटर कंट्रोल जो है प्रोवाइड करता है। रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे वॉइस वीडियो कॉल्स होती हैं उनमें ये यूज़ के लिए बेहतर है। ओके, अच्छा, अब इन दो लेयर्स के बारे में बताया कि आपका जो भी सिस्टम होगा वो इन दोनों में से मतलब ये दो मेथड्स हैं बेसिकली MX सब लेयर के, तो इनमें से कोई एक यूज़ करके ऑफ कोर्स। अच्छा, जो आपकी DCF है ये कंटेंशन सर्विस है, मींस के इसमें जो आपकी डिवाइसेस होती हैं उनका आपस में एक कंपटीशन होता है कि जल्दी से जल्दी जो है मैंने एक्सेस करना है मीडियम को और जल्दी से जल्दी डाटा ट्रांसमिशन करनी है। वहीं पे जो आपका पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन है इसमें यह कंटेंट फ्री सर्विस है, मीन कि इसमें चूँकि आपकी एक प्राइमरी डिवाइस है वही सारी डिवाइसेस को अलाउ करती है कि कब किसने डाटा भेजना है, तो इसमें कोई कंटेंशन या कोई कंपटीशन चीज़ नहीं होती। ओके, इस सारी फिगर को जो है हम पहले ऑलरेडी एक लेक्चर में जो है वो कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको शॉर्टली देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखी, जैसे DIF मींस डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफ्रेम स्पेस, RTS मींस रिक्वेस्ट टू सेंड, CTS मींस क्लियर टू सेंड और SIFS मींस शॉर्ट इंटरफ्रेम स्पेस और NAV है आपका नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर। ये सारे ये DIFS, SIFS और NAV ये तीनों टाइम पीरियड्स हैं और RTS और CTS ये कंट्रोल फ्रेम्स हैं आपके। और ये बेसिकली पूरी फिगर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। CSMA जब हमने पहले पढ़ा था, होता यह है कि आपका A जो है सोर्स, इसने B को डाटा भेजना है तो पहले कुछ एक वेट करेगा। IFS एक टाइम पीरियड है तो ये वेट करेगा, फिर RTS मींस की रिक्वेस्ट टू सेंड भेजेगा। इसमें इसका टाइम और जितनी देर इसने ऑक्यूपाई करना है मीडियम को वो भी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। B के पास आएगा, B एक शॉर्ट टाइम का वेट करेगा, उसको रिस्पांस करेगा, मीन के क्लियर टू सेंड भेजेगा। ये दोनों ये फ्रेम्स हैं, कंट्रोल फ्रेम्स हैं, हमने फ्रेम्स की टाइप पढ़ी थी बहरहाल। उसके बाद अगेन जो है A एक शॉर्ट टाइम का वेट करेगा, फिर डाटा भेजेगा और B उसको फाइनली एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। अब जब इस पूरे टाइम पीरियड में जब हमारी एक्चुअल डाटा ट्रांसमिशन हो रही थी तो फिर बाकी जो डिवाइसेस हैं ये डाटा ना ट्रांसमिट करें, इसकी वजह से जो आपका सिस्टम है वो एक NAV मींस के एक टाइमर सेट कर देता है। और वो टाइमर इसको ऐसे पता चलता है कि बाकी डिवाइसेस को अगर इवन के A की तरफ से आने वाला RTS ना भी पहुंचे और B जो A को CTS भेजता है वो भी पहुंचे, तो इनको पता चल जाता है कि कहीं पे कोई ट्रांसमिशन होने वाली है। और जब लास्टली आपका डाटा जो है पूरा हो जाता है ट्रांसमिशन, तो जैसे भी एक्नॉलेजमेंट इधर A को भेजेगा तो ये एक्नॉलेजमेंट इन डिवाइसेस को भी जाती है और इनको पता चल जाता है कि अब आपका जो NAV का टाइमर था वो एंड हो चुका है। ओके, अब फ्रेम का फॉर्मेट बताया, काफ़ी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कोई किसी की ख़ास इतनी कोई डिटेल है नहीं, बस इसमें जो नई चीज़ है बाकी हमने तकरीबन सारी पढ़ी हुई हैं। डी मींस के ड्यूरेशन या आपका NAV, ये एक टाइम पीरियड है जो आप डिसाइड करता है, जो आपका मीडियम, जो आपका स्टेशन, जो आपकी डिवाइस जिसने मीडियम एक्सेस करना होता है, जिसने डाटा ट्रांसमिट करना होता है, वो इसकी इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेम में डालती है कि मैंने इतनी देर के लिए डाटा जो मीडियम है एक्सेस करना है। ओके, अब ये जो डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे नीचे लिखी हुई सारी, इनकी डिटेल जहाँ पे आपको इस टेबल में मिल जाएगी और इसमें कोई ख़ास इतनी समझाने वाली बात है नहीं। जैसे टाइप में किस टाइम का फ्रेम है, इन्फॉर्मेशन क्या है, कंट्रोल क्या है, मैनेजमेंट क्या है, इन सारी चीज़ों को हम पहले देख चुके हैं। फिर RSVD के मतलब है रिजर्व्ड, ठीक है, 2DS मतलब डिफाइंड लेटर, इस सारी चीज़ें, मोर फ्लैग 1 सेट टू 1 मीन्स मोर फ्रैगमेंट्स, इस तरीके ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इनकी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, अब फ्रेम की टाइप्स हमने पढ़ी थी ऑलरेडी, मैनेजमेंट फ्रेम, कंट्रोल फ्रेम, डाटा फ्रेम सबका ही पढ़ा था और इस वजह से यहाँ पे इनकी डिटेल में ये है। तो बस यहाँ पे ये है कि आपको एक नई चीज़, नई फील्ड D मिलती है जो कि ड्यूरेशन होती है आपकी उस चीज़ की जो आपने जितनी देर भी डाटा ट्रांसमिट करना है। ओके, और यहाँ पे जो अभी हमने यहाँ पे जो सब फील्ड देखी थी ये वाली, इसमें अगर आप में इसके मुताबिक आपका जो है फ्रेम की टाइप होगी, अगर 100 या 1011 है तो वो एक RTS होगी। फिर इस तरीके से इनकी डिफरेंट नंबर्स जो है लिखे हुए हैं। ओके, अब वो कहता है कि जो आपकी जितनी भी इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं वायरलेस की, उसमें से सिर्फ इंफ्रारेड एक ऐसी है जो कि आपकी ISM बैंड के अंदर जो है वो काम नहीं करती। मींस के ISM बैंड क्या है, एक फ्रीक्वेंसी की रेंज है जो कि आपकी ISM ने
ग्लोबली रिज़र्व नॉन कमर्शियल, मतलब कि इसका ये है कि ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ये नॉन कमर्शियल यूज़ के लिए जो है वो बनाई गई है कि इसके लिए आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। ये जो फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं जैसे यहाँ पे लिखी हुई 902 से 920 मेगाहर्ट्ज़ से फिर 2.4 से 4.835 गीगाहर्ट्ज़ 5.7, ये सारी रेंजेस हैं ये आपकी ISM बैंड की रेंजेस हैं। ओके, और इसमें मज़ीद फिर इसका डिफरेंट जो है टेक्निक्स बताइए कि कौन सी जो आपका प्रोजेक्ट है IEEE का कौन सा वर्जन कौन सी टेक्निक यूज़ करता है, मल्टीप्लेक्सिंग वगैरह के लिए, मॉड्यूलेशन के लिए कौन सा यूज़ करता है, फिर उसके बाद बैंड उसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कौन सी है, उसकी स्पीड कितनी है, ये सारी चीज़ें लिखी हैं इसमें। ओके।